नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ तिवारी और आप देख रहे हैं ANT व्यूज। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। बारी बारी से अलग अलग वीडियो में हम चारों पर बात करेंगे। आज बात करते हैं तरारी की। तरारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने का कारण है वहां के जो विधायक सुदामा प्रसाद थे, जो 2020 में चुनकर विधानसभा आए थे, उन्होंने अब लोकसभा का चुनाव जीत लिया है और वो अब आरा से सांसद हो गए हैं। सुदामा प्रसाद को वहां ठीक ठाक वोट मिला था पिछले चुनाव में। पहले ये तीरों विधानसभा के नाम से जाना जाता था, परिसीमन के बाद इसका नाम हुआ और ये तरारी बदला, तरारी के नाम से जाना गया। आजादी के बाद यहाँ सोशलिस्ट पार्टी की जीत हुई थी, उसके बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस की जीत होती रही, फिर उसके बाद जनता दल की जीत हुई, जनता दल के बाद फिर समता पार्टी, फिर जदयू, तो मतलब इस तरह का बदलाव होता रहा। जदयू के बाद फिर 2015 में CPIML सुदामा प्रसाद, फिर 2020 में CPIML के सुदामा प्रसाद ने वहां से जीत दर्ज की। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इसने भारत की राजनीति में स्थापित कई राजनीतिक विचारधाराओं को मौका दिया है, प्रतिनिधित्व दिया है। अब यहाँ फिर उपचुनाव होने हैं और इस बार के उपचुनाव में क्या होगा, तो अभी जब आप वहां जाइएगा और लोगों से बातचीत कीजिएगा तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। मुखर है वहां के लोग, स्पष्टवादी हैं, माफ कीजिएगा, कोई ऐसा रहस्य वो नहीं बना रहे, बहुत स्पष्ट अपनी बातें वो रखते हैं। आपको बिल्कुल लगेगा कि किस तरह से मतदाता जो है दो छोर पर खड़े हैं, एक इनके साथ एक उनके साथ, ये बड़ा स्पष्ट दिखेगा। मतलब बीच में किसी की कोई गुंजाइश तरारी में दिख नहीं रही है पूरी तरह से। 2.5 लाख के करीब वहां मतदाता हैं और उसमें जो 80,000 भूमिहार आबादी है, भूमिहार मतदाता है, ये बड़े गोलबंद नजर आ रहे हैं और ये हमेशा गोलबंद रहते भी हैं तरारी में। इसके बाद वहां मुसलमान और यादवों की आबादी है, तो माई समीकरण जो है वो एक तरफ गोलबंद है, वो भी बड़ा साफ दिख रहा है। 2000 से 2015 तक जो यहाँ विधायक रहे, इस बार वो एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने जा रहे हैं, इसको हम समझ लें। जो सुनील पांडे हैं, तरारी के लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं और बिहार के लोग भी इनको अच्छी तरह से जानते हैं। सुनील पांडे वहां लंबे अरसे तक विधायक रहे हैं। 2000 में वो समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, फिर समता पार्टी से अलग होकर नीतीश कुमार ने, शरद यादव जी ने, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने अपनी पार्टी बनाई, जब जनता दल यूनाइटेड। तो 2005 में सुनील पांडे फिर जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनाव लड़े, 2010 में भी वही लड़े और जीते, 2015 में भी 2015, तो 2000 से 2015 तक वो वहां विधायक रहे। 2015 में वहां से सुदामा प्रसाद, CPIML के सुदामा प्रसाद ने जीत दर्ज कर ली। फिर 2020 में सुदामा प्रसाद रिपीट हो गए, उन्होंने भी वहां जीत दर्ज की। 2015 में सुदामा प्रसाद को 73,945 वोट मिले थे। 2020 में, अभी जो बीता चुनाव है, 2020 में सुदामा प्रसाद को मिले 73,945 और सुनील पांडे को वहां मिले थे 62,930। मतलब 11,000 के अंतर से सुनील पांडे चुनाव हारे थे। सुनील पांडे निर्दलीय चुनावी मैदान में थे 2020 में, और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने इतना जबरदस्त फाइट दिया, इस तरह से वो चुनाव लड़े कि बिल्कुल पीछा करते रहे और 11,000 के अंतर से वो विधानसभा का चुनाव हारे। और तीसरे नंबर पर वहां बीजेपी उम्मीदवार कौशल जी रहे थे, कौशल विद्यार्थी। तो अब इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि एकदम दो पक्ष में मतदाता खड़े हैं और स्पष्ट दिख रहा है कि लड़ाई किस तरह की हो रही है? पिछले चुनाव में भी दिख रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा था, 2020 में भी दिख रहा था। इस बार मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार RLSP ने अलग चुनाव लड़ा था, LJP ने वहां से उम्मीदवार नहीं दिया था और LJP ने वहां NDA का प्रचार भी नहीं किया था। दरअसल 2020 में LJP चिराग पासवान जो है वो अलग थे, NDA से अलग होकर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया था बजाबता कई जगहों पर, हालांकि तरारी में नहीं उतारा था। तो RLSP की तरफ थोड़ा वोट बटा था। चिराग पासवान के वहां सक्रिय नहीं होने से उनका जो वोटर है वो बहुत कम NDA के साथ गया।
तो भाजपा को यह भी नुकसान हुआ, एनडीए को यह भी नुकसान हुआ, आरएलएसपी की वजह से नुकसान हुआ। और सुनील पांडे एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने एनडीए और खास करके भाजपा के वोट बैंक में ही अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, वो निर्दलीय जो लड़े, तो उनकी वजह से भाजपा उम्मीदवार को वहां तीसरे नंबर पे जाना पड़ा। इस बार भाजपा ने या कहें एनडीए ने वहां बड़ी होशियारी दिखाई है। एनडीए ने वहां सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को ही उम्मीदवार बना दिया है। ये वही सुनील पांडे हैं जो 2000 से 2015 तक वहां विधायक रहे। ये वही सुनील पांडे हैं जो पिछले चुनाव में निर्दलीय नंबर 2 पर रहे। तो अब सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत वहां से उम्मीदवार हैं। अब ठीक है, चुनाव कोई अंक गणित नहीं है कि 2 जोड़ 2 4 ही होंगे चुनाव में, ऐसा किसी चुनाव में होता भी नहीं है, लेकिन समीकरण वही है। तो कमोबेश अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सुनील पांडे निर्दलीय लड़के अगर 62,930 वोट ला सकते हैं, तो फिर सुनील पांडे अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारकर, वो भी एनडीए के टिकट पर, भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारकर क्या कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एनडीए का अपना वोट बैंक है, भाजपा का अपना एक निश्चित वोट बैंक है, वो विशाल प्रशांत को जाएगा। जदयू का अपना एक निश्चित वोट बैंक है, वो विशाल प्रशांत को जाएगा। उसके बाद चिराग पासवान का अपना एक निश्चित वोट बैंक है, वो भी विशाल प्रशांत को मिलेगा, मतलब एनडीए को मिलना है। जीतन राम मांझी जी का अपना एक निश्चित वोट बैंक है, वो भी एनडीए उम्मीदवार विशाल प्रशांत को मिलेगा। और इसके अलावा सुनील पांडे की जो अपनी पकड़ है, जब वो निर्दलीय लड़कर 62,930 वोट ला सकते हैं, मतलब उनकी अपनी भी पकड़ तो है, किसी पार्टी से तो लड़े नहीं थे। तो जब इस समीकरण को आप मिलाइए, इन सबको जोड़िए, तो ऐसा लग रहा है कि विशाल प्रशांत वहां बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। भाजपा उम्मीदवार या एनडीए उम्मीदवार विशाल प्रशांत वहां बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये शुरू में ही दिख रहा है। दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन ने वो सीट एक बार फिर सीपीआई-एमएल को दे दी है, और सीपीआई-एमएल ने वहां राजू यादव को अपना कैंडिडेट बनाया है। राजू यादव लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजू यादव साफ सुथरी छवि के आदमी भी है। राजू यादव अपना संघर्ष भी, जो वाम दलों का अपना संघर्ष है, वाम दलों के उस संघर्ष का अग्रणी चेहरा भी है। तो राजू यादव को वहां इस बार सीपीआई-एमएल की तरफ से इंडी गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। उनके साथ एमवाई समीकरण के जाने की पूरी संभावना दिख रही है। मुस्लिम और यादव समीकरण हो सकता है उनके साथ पूरी तरह से जाए तरारी में, और ये मुस्लिम और यादव वहां प्रोमिनेंट हैं, वहां के अग्रणी लोग हैं, इनकी संख्या बड़ी है, और इनकी गोलबंदी भी बहुत अच्छी होती है। जिस तरफ लालू यादव की पार्टी राजद रहे, उस तरफ इनकी गोलबंदी तय मानी जाती है। तो सीपीआई-एमएल का भी अपना वहां जनाधार है। और उसके बाद मुस्लिम और यादव समीकरण जो राजद का है, ये समीकरण राजू यादव के फेवर में दिख रहा है। तो ये समीकरण भी वहां मजबूत समीकरण है, अच्छी आबादी है इन लोगों की भी। अगर जिस तरह की मुस्लिम पहले ये डिमांड करते रहे थे कि भाई आप सिर्फ समीकरण के नाम पर हमारा वोट लेते हैं, हमारा उम्मीदवार नहीं देते, मतलब मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देते, ये बात बहुत जोर नहीं पकड़ती है, तब तो राजू यादव वहां बहुत अच्छी फाइट में होंगे। लेकिन जो मुस्लिमों की एक नाराजगी है कि राजद एमवाई समीकरण की बात तो करता है, लेकिन राजद जो है मुसलमानों को उचित भागीदारी नहीं देता है। तो ये बात अगर फैल जाती है और इस बात का असर हो जाता है, और मुस्लिम घरों से निकलते ही नहीं है, बूथ पर जाते ही नहीं है, तो फिर राजू यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी और बड़े अंतर से चुनाव हारेंगे। लेकिन अगर एमवाई समीकरण साथ बना रहता है और सीपीआई-एमएल का जो अपना कैडर वोट है वो तो साथ में रहेगा ही, तो निश्चित तौर पर राजू यादव वहां अच्छे मुकाबले में होंगे। हार या जीत तो जनता को तय करना है। तो बिल्कुल दो तरफा लड़ाई वहां दिख रही है। एनडीए उम्मीदवार विशाल प्रशांत और इंडी उम्मीदवार राजू यादव के बीच सीधी टक्कर वहां दिख रही है। जो अभी मौजूदा सिनारियो है, अभी का जो समीकरण है, उसमें विशाल प्रशांत भारी पड़ते दिख रहे हैं, फिलहाल भारी पड़ते दिख रहे हैं। आगे क्या होगा जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि इन दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये तरारी का 2020 वाला चुनाव नहीं है जिसमें एक निर्दलीय की बड़ी गुंजाइश हो गई थी। इस बार उस निर्दलीय का बेटा एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। तो अब तीसरी, चाहे वो कोई पार्टी हो या तीसरा चाहे कोई उम्मीदवार हो, इसकी कोई गुंजाइश तरारी में
नहीं दिख रही है, सीधी टक्कर बहुत साफ दिख रही है। नमस्कार।